स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। थोड़ी देर में हम ये समझेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है। वैसे आपने 9th में पढ़ रखा है, पर 9th में थोड़ा बहुत शॉर्ट में होता है, या हम इसका डिटेल में पढ़ें। ये मैंने 3 केस दिखाया। पहला केस में मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो रहा है, दूसरे केस में भी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तीसरे केस में मोशन अलोंग ए कर्व पाथ। फर्स्ट केस में t इक्वल टू 0 से मान लो पार्टिकल चलना शुरू किया। यहाँ इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, 2 सेकेंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, 3 सेकेंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, 4 सेकेंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, और हर जगह पर इसकी स्पीड सेम थी, 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड एंड डायरेक्शन सेम था। इसका मतलब बोथ स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन कांस्टेंट था। इसको हम बोलेंगे कि इस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। ये केस 1 हो गया, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। ये केस 2 है। t इक्वल टू 0 पर से पार्टिकल ने 2 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया। 1 सेकेंड के बाद से इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद से इसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। या ये ले लें, तो ये रखें, यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ 12 मीटर पर सेकेंड हो गई, और यहाँ से 14 मीटर पर सेकेंड। इस केस में, केस 2 में डायरेक्शन कांस्टेंट है, बट स्पीड चेंज हो रहा है। स्पीड चेंज हो रहा है मीन्स, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन कांस्टेंट, मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इस केस में t इक्वल टू 0 पे सपोज यहाँ पे आई ट्राई टू शो समथिंग। यहाँ इसकी स्पीड सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड ले लो। यहाँ भी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, इक्वल टू 2 पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, 3 पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, 4 पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, और 5 पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, और 6 पर भी 5 मीटर। तो केस 3 में स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो वेलोसिटी चेंज। एक और केस लेते हैं। ये केस की थोड़ी सी स्पेस कम है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 6। t इक्वल टू 0, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। ये मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन शो कर रहा हूँ।
यहाँ पर से वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस। अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करूं तो वेलोसिटी को हम समझने के लैंग्वेज में ऐसे कर सकते हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो वेक्टर का है। तो वेक्टर का अगर आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो। इस केस में जो केस 1 है, हमारा ना तो स्पीड बदल रहा है ना तो डायरेक्शन बदल रहा है, तो ये हमारा एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बाकी केस 2, केस 3 और केस 4, केस 4 हम इसको बोलेंगे आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज हो रहा है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, यूनिफॉर्म मोशन if both magnitude and direction of velocity are constant with time, then motion is said to be uniform, said to be uniform. Motion are said to be uniform. यहाँ पे either magnitude or direction or both vary point to point, point to point in the space, then motion is said to be non-uniform. जैसे 2 में मैग्नीट्यूड बदल रहा है, 3 में डायरेक्शन बदल रहा है और 4 में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमें जो पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहा है, मीन्स हम 2 में नंबर 2 में फोकस करेंगे कि डायरेक्शन कांस्टेंट होगा और मैग्नीट्यूड वैरी करेगा। ये केस नहीं पढ़ना अभी, मोशन 1D में आगे पढ़ना है। हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड केस लेते हैं।
1 2 3 4 5 एंड 6। ये सपोज करो t इक्वल टू 0 है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है और ये 6। सपोज करो यहाँ पर स्पीड जो थी t इक्वल टू 0 पे, सपोज करो स्पीड थी से 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 1 सेकेंड के बाद 11 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के बाद 14 मीटर पर सेकेंड, फिर ये 17 मीटर पर सेकेंड से ये 20 मीटर पर सेकेंड। सो 0 to 1, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1, स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से अगर हम t इक्वल टू 1 सेकेंड बोले और t इक्वल टू से 4 सेकेंड बोले, तो स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड से 14 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से अगर t इक्वल टू हम बोले 2 सेकेंड टू से t इक्वल टू 6 सेकेंड, स्पीड हो गई हमारी 8 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 4 है, इसको हम बोलेंगे टाइम इंटरवल। से ये t1 है, ये t2 है, से ये t1 है, ये t2 है, इसे ये t1 है, ये t2 है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो आप कोई भी इंटरवल पकड़ लें, पहले इंटरवल में डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी हम बोल रहे हैं t2 माइनस t1। पहले इंटरवल में डेल्टा टी कितना है, t2 माइनस t1। तो पहले इंटरवल में डेल्टा टी कितना है, 1 सेकेंड, और डेल्टा वी बोलेंगे v2 माइनस v1। ये हमारा v2 हो गया फाइनल वेलोसिटी और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारा t2 है, ये हमारा t। 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, डेल्टा वी कितना है 5 माइनस 2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में टाइम इंटरवल 1, टाइम इंटरवल 2 में डेल्टा टी कितना है, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया। यहाँ डेल्टा टी कितना है 4 सेकेंड, और यहाँ डेल्टा टी कितना है, यहाँ भी 4 सेकेंड। तो इस 4 सेकेंड में डेल्टा वी कितना है 14 माइनस 5, 14 माइनस दैट इज 9। यहाँ पर ये 3 सेकेंड हो गया, सॉरी 3 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अगेन कितना हुआ, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी की बात करें तो अगेन 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन नहीं 9 मीटर। ये हो गया 9 मीटर पर सेकेंड अपॉन 3 सेकेंड दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। उसी तरीके से तीसरे केस में हमारा डेल्टा टी कितना है 4 सेकेंड, डेल्टा टी इक्वल टू 4 सेकेंड, और डेल्टा वी कितना है 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड बाय 4 सेकेंड अगेन 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर हम कोई भी इंटरवल दे रहे हैं उसमें जो वेलोसिटी का चेंज का रेट है, रेट का मतलब कि डेल्टा टी में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा वी, तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इस डेल्टा वी बाय डेल्टा टी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
हर केस में ये सेम है, तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी को, जो कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इन स्ट्रेट लाइन मोशन डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस डिस्टेंस के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड होता है। सो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी must be equal to delta s by delta t। तो वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू स्पीड हो जाएगा। नाउ सो डेल्टा v by डेल्टा t मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा v by डेल्टा t होगा। एक्सेलरेशन ये होता है, दिस इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट वेलोसिटी और स्पीड बराबर है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख दिया करेंगे। आई होप कि आप समझ गए। तो ये जो है, इससे हम एक टाइम इंटरवल बोलेंगे, कोई सा भी लेते, इसको हम t1 डिनोट करेंगे, इसको हम t2 डिनोट, यहाँ पर इसको हम d1 डिनोट करेंगे, इसको d2 डिनोट करेंगे। तो हमने जो आपको केस एक्सप्लेन किया है वो ये एक्सप्लेन किया, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, t equal to 0, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, 6 second, t equal to 0, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second and 6 second. Of course it is second. कभी लिखने में मिस्टेक हो जाए तो आप कंफ्यूज ना करें। यहाँ था स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ था 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 11 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 14 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 17 मीटर पर सेकेंड और यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड गो ऑन इंक्रीजिंग, जो कि मैंने आपको पिछले केस में बताया, या हर पॉइंट पर स्पीड इंक्रीज करता है ना। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि t इक्वल टू 0 पे स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड के बाद 17 मीटर पर सेकेंड, फिर 14 मीटर पर सेकेंड, फिर 11 मीटर पर सेकेंड, फिर 8 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड गो ऑन इंक्रीजिंग, इस केस में बोला जाता है एक्सेलरेशन, और इस केस में बोला जाता है रिटार्डेशन, इस केस में बोला जाता है रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो यहां हमने दो इंटरवल लिया, से ये T1 से ये T2, यहाँ पर V1 और यहाँ V2, और यहाँ V2 ग्रेटर देन V1 लिया, तो एक्सेलरेशन से A हो गया।
ये T1 और ये T2, ये V1 और ये V2, यहाँ V2 लेस देन V1 है, तो इसको हम माइनस ए लिखेंगे, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन में हम प्लस ए लिखेंगे, प्लस ए, और रिटार्डेशन में हम माइनस ए लिखा करेंगे। आई होप आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो माइनस ए लिख दिया, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज होगा। Coming on the next page, say this is a time T1, say this is a time T2. Here speed is V1, here speed is V2, and of course V2 is greater than V1, so it is the accelerated motion. So this is T1, this is T2, here velocity is V1, here velocity is V2, and V2 is less than V1, so here it is a retardation. Now T2 minus T1 टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, V2 माइनस V1, दैट इज डेल्टा V टाइम में, डेल्टा T टाइम में कितना चेंज हुआ इन बोथ केसेस, 8। In both cases, T2 minus T1 टाइम में T2 minus T1 टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, V2 minus V1। तो डेल्टा T टाइम में कितना चेंज हुआ, डेल्टा V। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा, डेल्टा V बाय डेल्टा T। तो यूनिट टाइम में जो चेंज होता है इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, और इसे बोला जाता है इन शॉर्ट एक्सेलरेशन। बेसिकली रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन। हियर डेल्टा V इज पॉजिटिव, एंड इस केस में डेल्टा V इज नेगेटिव। तो यहाँ पर प्लस ए विल बी इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो ए विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, and in this case A will be equal to V2 minus V1 upon T2 minus C1। V2 लेस देन V1 है, इसलिए माइनस ए होगा। नाउ अगेन वही एट T1 इक्वल टू 0, इसको हम यूजुअली T1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। V1 को हम U लिखा करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। एंड T2 इक्वल टू T पे V2 को हम V बोलेंगे, माइनस ए इक्वल टू अगेन यहाँ पर हो जाएगा V2 माइनस V माइनस U अपॉन में T माइनस Z। तो यहाँ हो जाएगा प्लस ए इक्वल टू V माइनस U अपॉन T माइनस Z। सो प्लस ए इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, प्लस ए इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो V माइनस U इक्वल टू
80, तो v इक्वल टू u प्लस 80। here minus a equal to v minus u upon t, so v minus u equal to minus 80, तो v इक्वल टू, ये आपका हो गया पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन, इट इज योर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। मैं यहाँ होप करता हूँ कि यहाँ पर आने से पहले आपने कैलकुलस को अच्छे से पढ़ लिया होगा। कैलकुलस को हमने दो तरीके से बताया था, दो चीजें बताई थी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला, अच्छे से आना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा बहुत वेक्टर, इसमें थोड़ा बहुत वेक्टर भी आना चाहिए। तो इसके फुल वीडियो को देखिए, हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, एक एक चीज बताई हुई है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे ये आपको आधी अधूरी समझ में आएगी, फिर वो क्रैमिंग स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों फिजिक्स में क्रैमिंग बहुत डेंजरस है, मैंने अपने कैरियर के दौरान देखा। कोई बच्चा वीक नहीं होता, सब में समझने की कैपेसिटी होती है। हाँ, दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो आसान रास्ता तलाश करते हैं, क्रैमिंग स्टार्ट कर दिया, कोई शॉर्टकट ढूंढे, कोई टीचर के पास गए कि सर कोई टिप्स बता दो, समझ जाएंगे। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर आर नो शॉर्टकट ऑफ द फिजिक्स। आपको पूरे डिटेल में घुसना ही पड़ेगा। ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है, मैंने उन बच्चों को टारगेट करके बनाया है जो हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, जो फिजिक्स का मास्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, फिजिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए यहाँ पर क्रैमिंग की कोई स्पेस नहीं है। आप आराम से पेशेंटली इसको क्लासरूम की तरह ट्रीट कीजिए। अगर 5 घंटे का या 4 घंटे का मैथमेटिकल टूल है तो 4 घंटे इन्वेस्ट करिए, चीजों को समझिए, नोट डाउन करिए, आप समझ जाएंगे। अब हम आते हैं आगे। ए इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी। इसके लिए आप फिर से वही रिवाइंड करा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन देखिए। तो ये डीवी बाई डी टी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। उसी तरीके से v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। तो बच्चों अब a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो dv क्या हो जाएगा, a dt। मैंने आपको कैलकुलस में इंटीग्रेशन में बताया था कि x एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। एक बार रिकैपिंग कर देते हैं। और अगर केवल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है, इसका मतलब ये 1 इंटू डी एक्स है, इसका मतलब ये x का पावर 0 इंटू डी एक्स है, ये होता है x
0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, मतलब अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है dv, इसका मतलब ये v का पावर 0 है, ये हो जाएगा v 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज v। मतलब अगर कहीं ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dv तो इसको सीधा v लिखिए। अगर कहीं लिखा है केवल ds, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एस, ये हो जाएगा s का पावर 0 इंटू डी एस, ये हो जाएगा s 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज s। मैं बार बार बोल रहा हूं, वॉच द वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन इन मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल टूल। तो a इक्वल टू dv बाई dt, तो dv इक्वल टू a dt, बोथ साइड इंटीग्रेट करो। ये यहां से u से v तक चेंज हो रहा, ये 0 से मान लो t टाइम लगा, ये हो जाएगा v, u से v, ये हो जाएगा a t, 0 से t, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, तो ये v माइनस यू हो जाएगा, ये a t माइनस 0 हो जाएगा, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो v इक्वल टू, इस फॉर्मूले को आप कैलकुलस से भी डिराइव कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये a को हमने बाहर कर दिया है, a कब बाहर होता है, जब a कांस्टेंट होता है, a कांस्टेंट होता है, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन होगा। ये दो मेथड हो गया, एनालिटिकल एंड कैलकुलस। तो यहाँ आपको हम थोड़ा सा और कुछ डिस्कस करेंगे, नई चीज। इस सभी केसेस में हमने यूनिफॉर्म एरिया लिया होगा। अगर मैं आपको बोलूं इसका एरिया निकालो, आप इसके बड़े आराम से एरिया निकाल लेंगे। आप बेस इंटू हाइट, ये हाइट है, ये बेस है, ये लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू, ये सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, ए प्लस बी इंटू एल। यहां आप सीधा कर देते हैं, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये सभी केस में आप बड़े आराम से एरिया निकालते हैं। आइए आपका टेस्ट लेते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं, अब आपके लिए जो टास्क है वो ये है, ये एरिया निकालना। ये क्लासरूम में बच्चों को बोलता हूं, ये एरिया निकालना। कैसे निकालें? सारा फॉर्मूला फेल हो जाएगा आपका, क्योंकि ये किसी यूनिफॉर्म शेप में नहीं है। लेकिन देखिए, मैथमेटिक्स में आपको बार बार ये एरिया निकालना है, तो मैथमेटिक्स में सब चीज का सॉल्यूशन होता है। फिर मैं बोलता हूँ फिर मैं बोलता हूँ कि आप मैथमेटिकल टूल देखें, शॉर्टकट को ना पकड़ें,
उसमें इंटीग्रेशन के बारे में बताया गया ना, वही डिस्कस। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये एरिया निकालते कैसे। मान लीजिए आपने मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ा, सपोज कीजिए आप गांव के एक साधारण से किसान है जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता, ये एरिया निकालता है। कैसे निकालता है? पुराने जमाने में ये एरिया निकाला जाता है। ये एरिया ग्राफ पेपर के रूप से निकाला जाता है। ग्राफ पेपर में क्या किया जाता है, तो मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूं। थोड़ा यहाँ ग्राफ पेपर बनाना मुश्किल है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा करता हूँ। ट्राई करना पड़ता है बेटे, कंप्यूटर पर यही दिक्कत आती है। बट मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर इसलिए शूट नहीं किया कि मेरा पर्पस था कि आपको किताब की तरह होती है, एक ऐसा किताब जिसमें राइटर आपको सब कुछ समझा रहा है। ये सपोज कीजिए कि अप्रोक्सीमेटली ग्राफ पेपर है, छोटे से काम चलाते हैं। ये मान लीजिए एक छोटा सा ग्राफ पेपर है। यस, इनफ। इसमें हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर लिया, और इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। एक स्मॉल स्क्वायर जो होता है ग्राफ पेपर पर नाप के देख लीजिएगा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए ये 200 मीटर है, और ये सपोज कीजिए 150 मीटर है। हम ये मान लेते हैं कि 20 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ग्राफ पेपर पर ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, या ये 40 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, नहीं ये वही रख लीजिए 20 मीटर। 20 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 200 मीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका 10 सेंटीमीटर है, और 150 मीटर आपका हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 7.5 सेंटीमीटर हो गया। इसमें आप ये नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर लीजिए, काउंट नंबर ऑफ स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो इसे। तो सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर में कितने स्क्वायर होंगे, ये 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर का है, 1 mm इंटू 1 mm। तो 10 सेंटीमीटर में 100 स्क्वायर होंगे। इस तरह से नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट हो जाएगा, अब एरिया निकाल देंगे। बट अब सपोज कीजिए एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको जगह जगह एक सवाल हो सकता है 3 बार ये एरिया निकालना पड़े, तो 3 बार आप ड्रॉ करेंगे, पॉसिबल नहीं। इसके लिए मैथमेटिक्स में मैथड दिया हुआ है। क्या मैथड दिया हुआ आप ध्यान से समझिए। हमने आपको ये एरिया निकालने के लिए बोला, यहां से सपोज वो यहां से यहां के बीच। अभी अभी आपने एरिया निकाला था ग्राफ पेपर के हेल्प से। कैसे निकाला था? नाउ आई एम मेकिंग द ग्राफ पेपर अगेन। मैं यहाँ ग्राफ पेपर बना देता हूँ।
इसको आप ग्राफ पेपर के पॉइंट से देखिए। से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसके बीच में एरिया निकालना। ये एक्स एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा। अगर ये पूरा x है तो ये छोटा सा हिस्सा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज डिफरेंस में समझाया कि अगर x ये लेंथ है तो dx इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, वेरी स्मॉल। तो जरा देखिए, ये चूंकि बहुत छोटा है तो ये एक अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल है। इसको अगर मैं y मान लूं, ये y, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, y इंटू dx। तो ये अलग अलग रेक्टेंगल के लिए, तो देखो ये अलग अलग रेक्टेंगल के लिए y डिफरेंट है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया y1 dx, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया y2 dx, तीसरे रेक्टेंगल का एरिया y3 dx, चौथे का y4 dx। इसी तरीके से अगर 10,000 है तो yn dx। अगर इस सबको मैं ऐड कर दूं तो इसका टोटल एरिया निकल जाएगा विदाउट ग्राफ पेपर, और इसी को आप फिजिक्स में इंटीग्रेशन बोलते हैं, y dx। अब y क्या है, मैथमेटिकल टूल में मैंने बताया था y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो y कुछ भी हो सकता है, 3x + 2 हो सकता है, x² हो सकता है, 3x², 2x + 5 हो सकता है, sin x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, y = 3x²। ये मैं आपको पैराबोला की ग्राफ ट्रेसिंग में बताया था। इसका अगर हमें ग्राफ बनाना पड़े, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अप्रोक्सीमेटली सही है, आपका काम चल जाएगा। कुछ ऐसा बनता है। मैंने बोला यहां ये एरिया निकालो, x = 1 से x = 5 तक का एरिया निकालो, ये एरिया निकालना है। अब या तो ग्राफ पेपर या इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में एरिया क्या होता है, y dx। बट इसे जोड़ना पड़ता है, कहां से कहां तक जोड़ेंगे, किस तो जोड़ने में एक इंपॉर्टेंट है, इसमें किसको जोड़ते हैं, जो x b के साथ चिपका हुआ उसको जोड़ो। कहां से कहां तक जोड़ना है, 1 से लेके 5। y का वैल्यू क्या है, 1 से लेके 5, 3x² dx। मैंने इंटीग्रेशन में आपको समझाया था कि कांस्टेंट को बाहर कर देते, 3x² dx। अब आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, वहां फार्मूला देखिए, xn dx क्या है, xn + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो ये हो जाएगा 3x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये हो जाएगा 1 से लेके 5, ये हो गया 3x³ अपॉन 3, 1 से लेके 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया। पहले अपर लिमिट रखें, पहले अपर लिमिट x की जगह पर 5³ फिर लोअर लिमिट 1³, ये हो गया आपका 125 - 1, तो ये 124। तो इसका जो एरिया निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा 124 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट है आपका। इस तरीके से आप इस कर्व सरफेस का भी एरिया बाय इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि बेटे फिजिक्स को बढ़िया से समझना है तो आपको मैथमेटिकल टूल अच्छे से आना चाहिए। मैथमेटिकल टूल में 3 चीजें हैं, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। आप उस वीडियो को देखिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, ये तीनों चीज मिला के मुश्किल से 7-8 घंटे का वीडियो होगा। नोट डाउन एवरीथिंग, अंडरस्टैंड द थिंग्स, तब आप क्या नाम इसको बेहतर ढंग से समझेंगे।
Now, coming on the graphical representation या representation of motion. सबसे पहले यूनिफॉर्म लेक्चर के केस में ये ऑब्जर्वर का पोजीशन था, ये एस नॉट था, ये वी था, तो एस इक्वल टू हमने वी टी प्लस एस नॉट का इक्वेशन डिराइव किया था। तो आप यूनिफॉर्म मोशन के लेक्चर को देखिए, अगर आपने यहां से देखना शुरू किया है तो ये टी था, ये एस था और ये पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ 10 थीटा वेलोसिटी था और ये स्लो। नाउ अब आपके पास दो इक्वेशन आया, v इक्वल टू यू प्लस ए और v इक्वल टू यू माइनस ए, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू ए टी प्लस यू और इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू माइनस ए टी प्लस यू। जरा ध्यान से देखिए, ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में और ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। या x की जगह क्या है t और y की जगह क्या है v। अगेन कम टू द ग्राफ। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और क्लासरूम टीचिंग कर रहे होते हैं, हम बच्चों को एक सवाल बार बार पूछते हैं कि ग्राफ किसका ड्रॉ करते हैं, तो जवाब आता है वेरिएबल का ड्रॉ करते हैं। फिर मैं पूछता हूँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, वेरिएबल के बीच का रिलेशन मालूम होना चाहिए, जिसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अगर इक्वेशन लीनियर हो, जैसे एक्स और वाई का पावर 1, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ दोनों केस में टी और बी वेरिएबल का पावर 1 है, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ भी हो सकता है। इसके पहले रिकैप कर दूं आपको। एक्स एंड वाई, थीटा, टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, और ये हमारा सी है। ठीक है, नाउ यू हैव टू इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए, v इक्वल टू ए टी प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ए टी प्लस सी। यहाँ c की जगह क्या है, u है, और m की जगह क्या है, a है। तो स्लोप ऑफ v टी ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन, v इक्वल टू u माइनस ए टी, v इक्वल टू माइनस ए टी प्लस यू। तो यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो c हमारा एज यूजल u है और m यहाँ पर रिटार्डेशन है, स्लोप नेगेटिव है, तो क्या देगा, रिटार्डेशन देगा, रिटार्डेशन।
अब यहां पर आप कंपेयर करें, एक्स की जगह क्या है टी, एक्स की जगह क्या है टी, यहाँ पर ये y इक्वल टू एन एक्स प्लस सी का है, यहाँ v इक्वल टू प्लस माइनस ए टी प्लस यू है, x की जगह क्या है t और y की जगह क्या है v, t और v। यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन का मतलब है प्लस है, स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ टेन थीटा पॉजिटिव है, तो थीटा लेस देन 90 होगा। यहाँ पर आप एक लाइन लीजिए, ये चीज यू के बराबर हो गया, और कंपास से यहाँ लेस देन 90 का एक एंगल बनाए, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ध्यान दीजिए, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इस साइड में ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा आगे की तरफ जाएगा। ये थीटा, ये टेन थीटा जो आपका स्लोप है, ये एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, तो टेन थीटा नेगेटिव है, तो यहाँ थीटा 90 से बड़ा होगा। ये आपका यू हो गया। टेक ए कंपास, मेक ए एंगल मोर देन 90 डिग्री। ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अगेन टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो ग्राफ इस साइड नहीं आएगा, ग्राफ यहां से ड्रॉ होगा और आगे चलेगा। अब अगेन ये सब चीजों को समझने के लिए टेन थीटा माइनर नेगेटिव है, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, थीटा लेस देन 90 होगा, ये अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो गो टू द मैथमेटिकल टूल, अंडरस्टैंड हाउ द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन। 4-5 लेक्चर हैं और डिटेल में समझाया गया है, उसको देखो समझ जाओगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो नाउ